ऐसे की 14th क्लास में आपका स्वागत है। आपको पता है कि आरपीएससी ने जो आरएएस 2026 का जो सिलेबस दिया है, उसका जो हिंदी इंग्लिश का पेपर यानी पेपर नंबर 4, उसमें अब की बार ऐसे का जो रूप है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। 40 मार्क्स का ऐसे है, 600 वर्ड्स में आपको लिखना है। मार्क्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी आरपीएससी ने मेंशन किया है। जो 6 थीम्स दी हैं या विषय दिया है उनसे ही आपको टॉपिक पूछे जाएंगे। हमने 13 क्लासेस में पहले आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हम इन 13 क्लास के माध्यम से उन 6 टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाते हैं, वो टॉपिक उठाते हैं उन सब्जेक्ट से और आपको वो लिख करके बाकायदा यहां पर बताते हैं। तो उसी सीरीज की जो क्लास है आज वो 14th लेक्चर है। तो 14th लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं वापस से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हो। मैं बताऊं आपको 200 मार्क्स का जो है आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें 90 मार्क्स कोर हिंदी है और 70 मार्क्स कोर इंग्लिश है। इसके साथ में 40 मार्क्स आपका ऐसे है जो कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों में से किसी में भी लिखा जा सकता है। आप अगर हिंदी मीडियम में इसको लिख रहे हैं तो आपकी हिंदी 90 + 40 यानी टोटल 130 मार्क्स की हो जाती है, और अगर आप इस ऐसे को इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 70 + 40 यानी 110 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो जाती है। ठीक है, लेकिन मेन बात आती है आपका ये जो 40 मार्क्स का ऐसे है, 600 शब्दों में आपको लिखना है। 6 इसमें विषय हैं। इन विषयों को आप गांठ बांध करके समझ लें, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे में कोई भी बताया गया जो टॉपिक है वो आपको आपके जीएस सब्जेक्ट में यानी जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं उनके भी आंसर लिखने में मदद करेगा। और जो आप जीएस के सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, बिहेवियर, एथिक्स, जहां पर आपने जो जो भी पढ़ा है वो आपको ऐसे लिखने में भी काम आएंगे। तो एक तरह से दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परस्पर संबंधी हो सकते हैं। तो ये जो 6 विषय हैं आप उनको वापस से देख लें। भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत, समाज, शासन और सार्वजनिक मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, समसामयिकी घटनाएं, आपदाएं, राष्ट्रीय विकास पहल, राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिकी मुद्दे। सेम टू सेम, चूंकि हम आपको पहले बता चुके हैं इंग्लिश या हिंदी मीडियम दोनों में कोई से में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए हमारी ये 13 की 13 क्लासेज या जो आगे आने भी वाली क्लासेज होंगी यह दोनों मीडियम में होंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो जब हम इंग्लिश मीडियम का देखते हैं तो 40 मार्क्स का ऐसे, 600 वर्ड्स। जो थीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल हेरिटेज, सोसाइटी, गवर्नेंस, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स, नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, टूरिज्म, कल्चर, कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद रेफरेंस टू राजस्थान। अब जैसे मैं आपको पहले टॉपिक समझा दूं, ये टॉपिक क्या है? डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र एवं औपचारिक अर्थव्यवस्था, यानी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम एंड द फॉर्मल इकोनॉमी। ये अगर आपको ऐसे दिया हुआ आए तो सबसे पहले समझिए ये कौन से विषय से आया है। तो इसका जो विषय है वो आपको देखने पर समझ में आएगा। अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य यानी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, यहां से जो है आपका ये टॉपिक बनता है। अब आपको टॉपिक आपने चुन लिया, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखते वक्त मार्क्स कैसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे? तो देखिए यहीं पर साफ लिखा हुआ आरपीएससी ने कि यू हैव टू मेंटेन स्ट्रिक्ट रेलेवेंस टू द टॉपिक, organize your ideas in coherent manner and present your ideas with precision and brevity। यानी निर्दिष्ट विषय से पूर्णतया संबंधित रहे अपना टॉपिक, विचारों को सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करें और विचारों को सटीकता और संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करें। एक और चीज क्या लिखी गई है? क्रेडिट विल बी अकॉर्डेड फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट, कोहेरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड अफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन, यानी विचारों की स्पष्टता, संरचना की सुसंगतता और अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता के आधार पर ही अंक मिलेंगे आपको। ये भी आरपीएससी ने साफ लिखा है। तो सिलेबस आपके सामने जो दोनों मीडियम का है उसको मैंने समझा दिया आपको।
जब हम इस टॉपिक को वापस देखते हैं तो इस टॉपिक के पहले आपको मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूं, ऐसे को आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जिस भी मीडियम में आप लिख रहे हैं उसी मीडियम में या उसी लैंग्वेज में आप टॉपिक का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो अगर आप इंग्लिश मीडियम में सारा ऐसे लिखना चाहते हैं तो ये जो लाइन है यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, वो जो है आप यहां पर लिखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में पूरा ऐसा लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप उसको हिंदी में लिखेंगे। हेडिंग मैंने इसलिए लिखी है ताकि इस फॉर्मेट में आपको समझ में आए कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये वैसे नहीं लिखना आपको कि अब मैं कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं वैसा लिटरली शब्दों में नहीं लिखना, लेकिन फॉर्मेट तो ऐसे समझ में आएगा ना तभी आपको। तो इसलिए सबसे पहले आप मेन बॉडी ये हेडिंग लिखेंगे। जैसे ही आप हेडिंग लिखेंगे तो फिर आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। कोई भी टॉपिक का जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपको साफ समझ में होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन या तो उस टॉपिक को जो दिया गया है उसका अर्थ, आगे क्या लिखना है उसको संक्षिप्त तरीके से आप लिखने जा रहे हैं। दूसरा, कोई भी कहानी, कोई भी एनेक्डोट, कोई भी पास की ऐसी घटनाएं वो उसमें लिख सकते हैं जो कि फैक्ट के साथ में लॉजिकली जो है वहां पर प्रस्तुत की जाएं। कई बार आप कुछ भी इस प्रकार का बात लिख सकते हैं जो कि टॉपिक को आपको एक तरह से बताए कि यस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज एंड दीज थिंग्स, या आगे जाकर के ये जो आपकी मेन बॉडी है वहां पर आप उन चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यानी संक्षिप्तता के साथ में आप ये बता रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने कुछ कर दिया और फिर कंक्लूजन, जैसे मान लो आपने मेन बॉडी पूरी कर दी, अब मेन बॉडी में क्या आएगा, जो इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा, जो लिखा है उसी को तो आप एक्सपेंड करते जाओगे ना। उसके बाद में कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों आप करीबन 120 से 130 शब्दों का करें, यानी 1/5, यानी 600 जो आपके वर्ड्स हैं उसका 1/5 आप इन दोनों में लिख सकते हैं। हर एक लाइन में आप 6 से 7 वर्ड लिख पाते हैं, तो मान के चलिए 600 शब्दों का ऐसे लिख रहे हैं तो करीबन 100 लाइंस आपकी हो गई। उन 100 लाइन में 8-8, 9-9 लाइन के इंट्रोडक्शन और नीचे कंक्लूजन लिख दें। बाकी जो बचा हुआ है 4/5 हमारा ऐसे, उस ऐसे को आप छोटा छोटा तोड़ करके, यानी 5-5 लाइन की पैराग्राफ वाइज आप हर एक पैराग्राफ को लिखते जाएं। क्योंकि जब भी कोई आपका पैराग्राफ पढ़ेगा, छोटे छोटे पैराग्राफ जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखे गए हैं, उनको अच्छा भी लगेगा। एक आइडिया से दूसरा आइडिया कनेक्ट होगा, दूसरे आइडिया से तीसरा कनेक्ट होगा, उसकी समस्याएं आएंगी, उसके चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या कर रही है सरकार वो आएगा। तो ऐसे जो हैं वो बहुत ही एक सुसंगत तरीके से लिखा हुआ ऐसे होता है। इसमें किसी भी प्रकार का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी आपने कोई भी एक विचार लिख दिया तो भले ही आपके चाहे कम आता हो, 600 शब्दों में आप मान लो 550 लिख पा रहे हो एग्जाम्पल के हिसाब से, लेकिन वो 50 शब्दों में आप पुनः रिपीट ना करें, बिकॉज दैट कैन फ्रस्ट्रेट दी रीडर। उस रीडर को जो है वहां पर लगेगा यार इसने तो पहले लिखा था, अपना समय मेरा भी खराब कर रहा है, खुद का भी कर रहा है। तो जब हम वापस टॉपिक पे जाते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, कोई भी आप ऐसे लिखते हैं ना तो आपके पास करीबन जैसे मैंने बताया 40 मार्क्स का ऐसे है। क्योंकि 200 मार्क्स की पूरी हिंदी एंड इंग्लिश है तो इसका 20% मार्क्स आपका केवल और केवल ऐसे का ही हो गया। यानी अगर 180 मिनट का आपका पेपर है तो उसका 20% टाइम यानी 36 मिनट्स आपको ऐसे राइटिंग में होनी ही चाहिए, आपको लगानी ही है। अब बात आती है कि इन 36 मिनट्स में आप करेंगे क्या। तो शुरू का जो 1 या 2 मिनट है उसमें हम जो भी आपको ये टॉपिक दिए हुए आए हैं, यानी 3 या 4 टॉपिक आपको दिए हुए आएंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे। 6 थीम है ना, वहां से कम आप मान के चलिए 3 टॉपिक आपको दिए हुए आएंगे और या अथवा में, तो उनमें से आपको एक टॉपिक चूज करना है। तो शुरू का 1 या 2 मिनट जब भी आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो 1-2 मिनट आप उस ऐसे के टॉपिक को सही तरीके से चूज करने में लगाएं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए गलत टॉपिक आप चूज कर लें, कुछ 100-200 शब्द लिखें, उसके बाद में काटना आपको पड़े और दूसरा जो है कोई ऐसे दोबारा आपको लिखना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि शुरू के 1 या 2 मिनट में आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे। किस टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे? जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है, जो आप अच्छे से जो है लिख सकते हैं, वो ही टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। भले ही चाहे उसमें फैक्ट आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा लिख सकता हूं, फैक्ट मेरे कम है, कोई बात नहीं,
कहीं पे आपको लगता है कि उसमें फैक्ट भी लिख दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं तभी तो आप उसको लिखेंगे। नेक्स्ट की जो 1 to 2 मिनट होंगी, इसमें आप जो भी आपने टॉपिक आइडेंटिफाई किया है उस टॉपिक के कीवर्ड्स को आपके लिए पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। उस टॉपिक के कीवर्ड क्या कहते हैं, उनका मतलब क्या है, क्यों वो कहे जा रहे हैं, क्यों पूछा जा रहा है, ये सब जो है एक तरह से नेक्स्ट के 1-2 मिनट्स में आपको आंसर आना चाहिए। जैसे टॉपिक क्या कहता है, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम एंड द फॉर्मल इकोनॉमी। इसके दो जो हैं वो कीवर्ड है, फॉर्मल इकोनॉमी, यू शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फॉर्मल इकोनॉमी, हाउ फॉर्मल इकोनॉमी कैन हेल्प अस, हाउ एन इनफॉर्मल इकोनॉमी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मल इकोनॉमी। ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उसको हम औपचारिक अर्थव्यवस्था में कैसे तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हमने टैक्सेशन का बेनिफिट, टैक्सेशन के चेंजेस किए हैं, क्या हमने यूपीआई प्रणाली, डिजिटल प्रणाली से जो भुगतान है उसको अपनाया है, डिजिटल भुगतान से हमने इंक्लूसिव ग्रोथ को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से भी हम जो है अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्यों, क्या, कैसे, कब ये किया जा रहा है, तो इसके सारे आंसर आपको इस कीवर्ड में आने चाहिए। फिर आप नेक्स्ट के 1 to 2 मिनट्स में ये जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सपेंड करने की सोचेंगे। जैसे आपकी जो जैसे मान लो मैंने बताया कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में तब्दील किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो 2-3 जो आपके आइडियाज हैं उनको भी आप वहां पर पॉइंट वाइज लिख लें। यानी कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको अब आपने एक्सपेंड करने की सोची कि ठीक है इसमें मैं ये लिख दूंगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे साबित हो पा रहा है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से, यू शुड नो इट। तो ये जो है आप कर लेंगे। फिर जो आगे की 1 या 2 मिनट है उसमें आपको जो भी आपके आइडियाज, कीवर्ड्स वगैरह हैं आपको उनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है कि भैया अगर ये बात पहले लिखूंगा उसके बाद में मैं ये लिखूंगा, यानी सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से हम क्या समझते हैं, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, कैशलेस जो इकोनॉमी है वो कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, कैश जो पहले ज्यादा उपयोग होता था उसका उपयोग कम होने की वजह से क्या हो रहा है, बाकी हमने प्रयास क्या क्या किए हैं। उसके बाद में फॉर्मल इकोनॉमी जो है उसका क्या तात्पर्य है, फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के क्या फायदे हैं, फॉर्मल इकोनॉमी जो हमारी पहले इनफॉर्मल हुआ करती थी उसको चेंज कैसे किया जा रहा है, और फिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो ये आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया उन आइडियाज को। फिर आपके पास करीबन करीबन आप मान के चलें 27 से 28 मिनट्स आपके पास जो बचे अब, उसमें आपको शांतिपूर्वक केवल और केवल राइटिंग पर ध्यान देना है। यानी हम अब जो हैं वो केवल और केवल ऐसे लिखेंगे। उसमें आप भी जानते हो कि अगर आप शांतिपूर्वक भी लिखे ना बिना किसी दिक्कत के, तो 1 मिनट में आप 20 वर्ड्स तो आराम से लिख सकते हैं। तो अगर 1 मिनट में ऑन एन एवरेज आप 20-22 शब्द लिखेंगे तो 27-28 मिनट्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है वो 600 वर्ड्स लिखने के लिए। क्योंकि आपको इधर उधर ना तो सोचना है न इधर उधर देखना है, क्योंकि पहले से ही आपने टॉपिक जो आइडेंटिफाई किया है उसमें ऑलरेडी आप कंफर्टेबल हो, बहुत कुछ जानते हो, कीवर्ड्स के सारे मतलब आपको पता है, क्या क्या बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी आपके पास नोटेड है। एक्सपेंशन आपने उन टॉपिक्स का किया हुआ है कि अगर ये आता है तो मेरे पास ये पॉइंट वे में तैयार है। इसी तरीके से आप उनको बेटर वे में ऑर्गेनाइज भी कर पा रहे हो। तब तो बस आपको लिखना ही तो है। जैसे आपने रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए सब कुछ इंग्रेडिएंट तैयार कर लिए, काट पीट करके सबको रख लिया, अब एक प्रोसेस है जिससे आपको खाना बनाना है बस। तो खाना बनाना अगर ऐसा होता कि बीच में कुछ कर रहे हैं फिर वापस आपको काटना पड़ा, फिर वापस आपने जो किया इतनी देर में रोटी जल गई, इतनी देर में कुछ और हो गया, सेम काम यहां पर है। यू कैन नॉट थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर इश्यू when you don't think about it in a wholesome manner। तो चलिए इसको हम आपको लिख करके बता देते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि डिजिटल जो युग है इसमें भुगतान प्रणाली केवल लेन देन का माध्यम नहीं रह गई है, यह आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और सुशासन का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। चूंकि हम ये ऐसे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लेकर के आए हैं तो यहां पर हमने हिंदी में बताया है और यहां पर इंग्लिश में।
हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश को भी पढ़ना उनको जरूरी चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश के भी 70 मार्क्स हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम वाइस वर्सा भी लागू होता है। इन द डिजिटल एज द पेमेंट सिस्टम इज नो लॉन्गर merely a means of transaction, it has become a vital foundation for economic growth, financial inclusion एंड गुड गवर्नेंस। ये तब ही आप लिख पाएंगे। अब देखिए यहां पर आप कैसे लिख रहे हैं, यहां पर आप बहुत ही सटीकता के और संक्षिप्तता के, लेकिन उस टॉपिक जो है उसके बिल्कुल रेलेवेंस में एक बात लिख रहे हैं, उससे आप निर्दिष्ट विषय से पूर्णतया संबंधित हैं यहां पर। अब देखिए क्या लिखा आपने, भुगतान जो प्रणाली है वह लेन देन का ही माध्यम नहीं बन गई है। जब आप किसी को भुगतान करते हो, यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी क्रिएट कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, कंट्रीज के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, टैक्सेशन जो आपका ड्यू है उसको चुका रहे हो, जो आपका लेन देन हो रहा है इन सब को आप डिजिटल माध्यम से कर रहे हो, तो स्पीड फास्ट हो रही है। जो लकुनाज कैश के साथ में होता था वो कम हो रहा है। तो ये सब जो है उसका प्रतिबिंब है। भारत ने पिछले एक दशक में यूपीआई, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, रुपे, आईएमपीएस, फास्टैग, डिजिटल रुपए इत्यादि पहलों के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े भुगतान एक तरह से नेटवर्क के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। यानी इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ among the largest digital payment ecosystem through the initiatives such as Unified Payment Interface, Aadhaar Enabled Payment Ecosystem, RuPay Card, Digital Rupee, FASTag and IMPS। इसने नकद आधारित जो अर्थव्यवस्था थी उसको और ज्यादा औपचारिक अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर किया है। यानी इट हैज paved the path for the economy to become formal। in a formal economy आप जानते हैं कि there is a record for every transaction, everything that you do is a part of your record process। आपकी ऑडिटिंग हो, आपके जो काम कर रहे हैं वो लोग, उनके अधिकार, ये सब जो है उनका ध्यान रखा जाता है। बात आती है कि भाई डिजिटल भुगतान जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका मतलब यह है कि उन सभी संस्थाओं, तकनीकों, नियमों, भुगतान माध्यमों के संभावित तंत्र से है जो कि मतलब फिनटेक, दूसरे और मतलब जो कि जिसके प्रमुख घटकों में आरबीआई, एनपीसीआई, बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता, फिनटेक कंपनियां, उपभोक्ता सारे आते हैं। औपचारिक अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें व्यवसाय और आय जो है वो सरकारी नियमों के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, कर चुकाया जाता है, रिकॉर्ड जो है वो लेन देन का अवेलेबल रहता है। यानी द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम रेफर्स टू द कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजीज, रेगुलेशंस एंड पेमेंट चैनल्स थ्रू विच कैशलेस और लेस कैश ट्रांजैक्शंस बिकम पॉसिबल। RBI, NPCI, banks and payment service providers, fintech companies and consumers are all key component of this particular system. When we talk about the formal economy, it is one where the businesses and income are registered under government rules, taxes are paid and financial records are maintained। और वही काम हम डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी करते हैं। अगर हम किसी को भी कैश के माध्यम से कुछ देंगे ना, हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, लेकिन जब हम किसी को डिजिटली ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रहेगा। तो रिकॉर्ड रहेगा तो आप अगर मान लो अर्थव्यवस्था में किसी भी ऐसी कोई कंपनी जिसको खोला आपने, अगर आप सारा लेन देन अगर डिजिटल कर रहे हैं तो जो बैंक से आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं वो बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देख लेगा। वो ये देखेगा कि इसकी रेवेन्यू जो है वो प्रति साल कितनी है, कितने इसके कस्टमर हैं, कितने यूनिक कस्टमर इसके प्लेटफॉर्म पर वापस आते हैं, कितनी चीजें जो हैं ये खरीदता है, बेचता है, यानी सारा रिकॉर्ड आपका वहां पर अवेलेबल है। तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यू गेट द लोन इंस्टेंटली समटाइम, यानी आपको वो लोन इंस्टेंटली मिल जाता है।
आप मान के चलिए ऐसी व्यवस्था जहां पर इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, रिकॉर्ड्स जो है प्रस्तुत करने में दिक्कत आ रही हो, क्या कितना टर्नओवर है, भले ही चाहे उस कंपनी से ज्यादा हो जो कि फॉर्मल अर्थव्यवस्था का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी कागजों में, उसके बैंकों के चक्कर काटने में। बैंक को लगेगा कि मेरा पैसा ना डूब जाए क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उसको नहीं पता। तो सारे काम जो हैं वो डिजिटल माध्यम से हो, डिजिटल जो भुगतान है उसमें। और अब ये जो व्यवस्था है औपचारिक अर्थव्यवस्था की, उनमें जो है अब एक पारस्परिक मेल साबित हो रहा है। जब हम बात करते हैं कि औपचारिक अर्थव्यवस्था जिसपे व्यवसाय और आय जो हैं वह सरकारी नियमों के अंतर्गत होते हैं, तो वही तो हमारे पास जो है लेन देन का रिकॉर्ड बनाती है, आर्थिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करती है, भ्रष्टाचार और काले धन की संभावनाओं को घटाती है। यानी every digital payment creates an electronic record which documents economic activity and reduces the scope for corruption and black money. Since digital transactions generate a genuine record of income and trade, tax evasion declines while tax collection rises. Through Jan Dhan accounts, Aadhaar and mobile, along with UPI, citizens in the remote areas are also being connected to the formal banking system and ensuring benefits reach them directly. यानी चाहे वो आय हो चाहे व्यापार, उसका वास्तविक रिकॉर्ड उपलब्ध जब होता है तो कर की चोरी कम हो जाती है और कर का संग्रह बढ़ता है। जैम ट्रिनिटी, जनधन खाते, यूपीआई, तो ये जो दूरस्थ क्षेत्र है ना, उनको भी अब जो है हम फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ रहे हैं। तो डिजिटल भुगतान के साथ में हम हमारी इकोनॉमी में क्या क्या कर रहे हैं, अब वो आप जो है यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ही तो लिखा जाता है, जो आपने इंट्रोडक्शन में उनको झलक दिखाई कि भैया ये मतलब ये है, इसको ऐसे किया जाएगा, अब वो काम आप यहां पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कर रहे हैं। फिर बात आती है कि डिजिटल भुगतान से छोटे जो व्यापारी हैं उनके लेन देन का रिकॉर्ड आ जाता है, बैंक ऋण को प्राप्त करने, कार्यशील पूंजी और औपचारिक जो वित्तीय सेवाएं हैं उनको प्राप्त करने में सुविधा होती है। इसको इंग्लिश में भी अगर देखें तो डिजिटल पेमेंट्स ब्रिंग्स स्मॉल traders transactions into the formal record, making it easier for them to access bank loans, working capital, and formal financial services. Because government subsidies are transferred directly into the beneficiaries' accounts, the role of middleman has diminished and leakages have reduced. यानी सरकारी सब्सिडी की भी जो राशि है अब वह सीधा लाभार्थियों के खाते में जा रही है। तो जो बिचौलिए हुआ करते थे, मिडिलमैन हुआ करते थे, अब उनका भी तो रोल कम हो गया। तो जब उनका रोल कम हो गया तो आपको सीधा पैसा पहुंचने लग गया, आपके पास वो सीधा पैसा आता है, सरकार जो भेजती है उसकी सारी सब्सिडीज आपके अकाउंट में आती है। तो वो जो रोल था इनफॉर्मल बिचौलियों का, जो कि सिस्टम में जो है वो खामियां पैदा करते थे, अब वह हट गया। तो जब सिस्टम में जो इनएफिशिएंसीज थी अगर वो घट गई तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, आपके संसाधनों का जो उपयोग है वह और ज्यादा दक्षता पूर्वक होगा। यानी you will have a situation where your resources will be used very efficiently, and when the resources are नॉट लीक्ड, रिसोर्सेज का लीकेजेस नहीं हो, तो हम हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है ना उसको बढ़ा सकते हैं। सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है तो सरकार उसी पैसे को हमारे वेलफेयर में खर्च करने के लिए ज्यादा शक्ति रखती है। यानी इट गिव्स मोर पावर्स टू द गवर्नमेंट सो दैट द टैक्सेशन इनकम कैन बी स्पेंट वाया वेलफेयर स्कीम्स। Leakage, digital payments have also encouraged the expansion of online trades, startups and gig economy. जैसे जैसे डिजिटल भुगतान हो रहा है, ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, गिग अर्थव्यवस्था का प्रचार हो रहा है। गिग अर्थव्यवस्था, खाने के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं तो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहीं पर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो जो टैक्सी सर्विसेज हैं वो भी सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। स्टार्टअप को सबसे ज्यादा जो बेनिफिट अगर किसी चीज का मिला ना तो वो मिला इस यूपीआई के ट्रांजैक्शन से। जो उनको पेमेंट हम देते थे तो उनका पेमेंट कहीं डूबा नहीं,
हाथों हाथ उन्होंने सर्विस दी, कुछ पैसा उनको मिला, वर्किंग कैपिटल उनके पास आई, उन्होंने अपना कार्य को लगातार जारी रखा, फिर हमें सर्विसेज दी, फिर हमने कुछ उनको वापस दिया। इस तरीके से जो है उधार खाते वगैरह जो चीजें होती थी वो बंद हो गई, समय पर हमें सर्विसेज मिली, उनके पास भी वर्किंग कैपिटल जो है वो सही मात्रा में होने की वजह से उनको ब्याज वगैरह पर कहीं पे लोन नहीं लेना पड़ा। इसकी वजह से उन्होंने जो प्रोडक्ट की प्राइसेस थी वो सही रखी, प्रोडक्ट की प्राइसेस सही होने की वजह से हमने उनसे सामान लिया, उनसे वो सॉल्यूशन प्राप्त किए जो कि और कहीं से हमें हायर रेट्स पे मिल रहे थे। तो ऐसे जो हैं पहले वो इकोनॉमी या वो सेक्टर जो कि इनफॉर्मल थे, अब धीरे धीरे फॉर्मल यानी सरकार के रिकॉर्ड्स पे आने लग गए, उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होने लग गए और अब वह अर्थव्यवस्था का पार्ट बनने लग गए। तो यही तो हम बता रहे हैं। इसी तरीके से जब आप आगे चलते हैं तो डिजिटल भुगतान से नकदी पर निर्भरता घटी, भुगतान तेज हुआ, सुरक्षित हुआ, सुविधाजनक बना, भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला, कर आधार का विस्तार हुआ, निवेशकों का विश्वास बढ़ा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार अगर होता है तो डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं इनोवेशन को भी नई गति मिलती है। यानी डिजिटल पेमेंट्स रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कैश एंड मेक ट्रांजैक्शन फास्टर, सेफर एंड मोर कन्वीनियंट. It helps curb corruption and black money, promote financial inclusion, and widen the tax base. It also boosts investor confidence, improve ease of doing business, and give fresh momentum to the digital economy and innovation. ये तभी तो हो पाए ना जब हमने इस सारे के सारे काम डिजिटल व्यवस्था से किए। तो डिजिटल व्यवस्था क्या होती है, कैसे हम कर रहे हैं, हम उसी की दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं ना, कैसे हमने इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना स्टार्ट किया। और यही तो ब्यूटी है। और ऐसे ही तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे में आपको जो सब्जेक्ट दिया है उसके इर्द गिर्द बना रहना। बस ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कुछ पूछ रहे हैं कुछ और बात कर रहे हैं। विचार बिल्कुल सुसंगत हो, ऑर्गेनाइज किया हुआ हो आपका आइडिया। तो वो जो एक्सरसाइज थी ना 1 to 2 मिनट आप क्या क्या करें, वो आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर बात आती है कि भारत का जो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है वह तेजी से विकसित हुआ है। हालांकि कई सारी चुनौतियां भी हैं। साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, डिजिटल धोखाधड़ी भी है, उसका खतरा भी बरकरार है। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्र हैं, इंटरनेट और डिजिटल अवसंरचना की कई बार कमी भी देखी जाती है। डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर भी बड़ी बाधा है। डाटा की गोपनीयता, तकनीकी व्यवधान, नकद लेन देन की प्राथमिकता भी चिंता का विषय है। यानी डिजिटल इकोसिस्टम ऑल्दो हैज ग्रोन rapidly, but there are certain challenges in the form of threat of cyber security, digital fraud, lack of internet and digital infrastructure in rural and remote areas, low digital literacy are all acting as major obstacles. Data privacy concerns, technological disruptions, and trade continued preference in cash are all actually creating some sort of issues. तो कोई भी काम करेंगे तो उसके अपने चैलेंजेस भी आएंगे। तो मैंने जैसे बताया था ना कि समस्या का चैलेंज आपका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाता है। आप जो भी बात कर रहे हैं आशावादी हैं कि नहीं, क्या आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं कि नहीं। और वही तो इंसान होता है। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सब जगह हो सकती है, बट देयर हैज टू बी सम सॉल्यूशन समवेयर एंड यू शुड बी द वन हु शुड बी एक्सप्लोरिंग द सॉल्यूशन रादर देन सिटिंग क्वाइटली ओनली विद इश्यूज। नेक्स्ट में अगर हम लिखें तो सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई सारी पहल की, जिसमें डिजिटल इंडिया मिशन, जैम ट्रिनिटी, यूपीआई, भीम, रुपे कार्ड, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, ओपन क्रेडिट अनेबल्ड जो OCEN नेटवर्क था, डिजिटल रुपया, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना के माध्यम से भी जो छोटी रेहड़ी पट्टी थी उनको भी डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया। यानी गवर्नमेंट हैज मेड सो मेनी एफर्ट्स थ्रू वेरियस स्कीम्स from Aadhaar enabled payment system, UPI, Bheem, Jam Trinity, account aggregator system, open credit enabled network, and digital rupee. Through the Prime Minister Swanidhi scheme, even small street vendors are also being connected to the formal digital पेमेंट इकोसिस्टम। और इसी तरीके से डिजिटल भुगतान के साथ में हम हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा जो है वो फॉर्मलाइज या औपचारिक बनाते जा रहे हैं। तो हम ये लिख दें कि भैया जब हम मतलब कोई भी टॉपिक को कंक्लूड भी करने वाले होते हैं ना तो हम उनके सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि हमने चैलेंजेस बताए और बता दें। यानी कोई भी एक ऐसा माध्यम जो कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट हमारा दिखाए कि ओके आगे जाकर के ये बात करेंगे,
इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो हमने क्या बताया कि गोइंग फॉरवर्ड या एट लास्ट देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, expanding digital connectivity in rural areas, broaden financial literacy. The digital payment ecosystem has become a key pillar in expanding India's formal economy, giving new direction to transparency, tax compliance and financial literacy. इसको हिंदी में पढ़ें तो भैया आप लास्ट में कह दें कि एट लास्ट या आगे साइबर सुरक्षा डेटा संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, वित्तीय साक्षरता का विस्तार करना है, इसकी हमें आवश्यकता है। डिजिटल भुगतान जो पारिस्थितिकी तंत्र है भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार का प्रमुख आधार अब बन चुका है। इसके कारण पारदर्शिता, कर अनुपालन और वित्तीय समावेशन को एक नई भूमिका मिली है। तो आपने ये टॉपिक को, जो दो प्रमुख हमारे टॉपिक थे, तो हमारे कंटेंट में क्या था, हमारे कंटेंट में जो था वो ये था। देखिए क्या हमें टॉपिक दिया गया था, टॉपिक हमें दिया गया था कि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और औपचारिक अर्थव्यवस्था क्या है। तो इनका आपस में मेल के बारे में हमें बात करनी थी और शायद वो हमने इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें आप लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल हमारे यहां से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।